अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह ठीक ठाक, सब ठीक ठाक ही होंगे। In our previous class of lectures, my dear students, we have discussed about the superposition principle of light waves। यानी दो लाइट वेव्स या दो से ज्यादा सोर्सेस से अगर लाइट की वेव्स निकलेंगी तो माय डियर स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब वो इंटरफियर करती हैं, मिल जाती हैं, ओवरलैप करती हैं, उस वाले प्रिंसिपल को हमने नाम दिया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो उसका वहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट बनता था। तो हमने बात की कि वो वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के बराबर होता है, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। और मैंने आपको बोला था कि जो दो तरह के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें मिलते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। थोड़ा सा मैं इसको रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा आपको याद आएगा। ये सोर्स S1 है, the students is a source S1 and a light wave comes from this source S1 like this, and here is a point P, this is source S1। और अगर सेम सोर्स S2 से, सपोज ये यहां पर हमारे पास दूसरा सोर्स है S2 से, इस सोर्स S2 से जब लाइट की वेव निकलेगी और वो सोर्स S2 से जब लाइट की वेव निकलेगी और वो इस तरह से हमारे पास निकलेगी ऐसा करके, अगर ये दोनों इस पॉइंट P पर सुपर इंपोज करती हैं, ओवरलैप करती हैं, और मैंने कंडीशन यहां पर बताई थी कि अगर सोर्स S1 और S2 जो वेव निकलती हैं, और हमने एक स्क्रीन बनाया था ऐसे, ये एक स्क्रीन पर ऐसे दोनों वेव्स को हम ऐसे लेते हैं स्क्रीन पर, अगर प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, अगर ये इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट यहां पर मिल जाता है, एक ही टाइम पर पहुंचता है, S1 सोर्स की वेव का जो S1 से वेव निकलती है उसका क्रेस्ट और S2 से जो वेव निकलती है अगर उसका क्रेस्ट, दोनों एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ही टाइम पर दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर बनता है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट एंड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, राइट। और अगर यही चीज ऐसे आ गई तो अगर ऊपर वाले का ये क्या है, ये है ट्रफ, ये है क्रेस्ट, और अगर ऊपर वाले का क्रेस्ट, नीचे वाले का ट्रफ, ऊपर वाले का ट्रफ और नीचे वाले का क्रेस्ट दोनों यहां पर ओवरलैप होती हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये बनता है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में मैंने बोला था एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए इंटेंसिटी का इंक्रीज मतलब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में मैंने बोला था इंटेंसिटी का इंक्रीज का मतलब एनर्जी मैक्सिमम और डिस्ट्रक्टिव में एनर्जी मिनिमम। और ये जो इस वाले पॉइंट पर कभी मैक्सिमम इंटेंसिटी कभी मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब मिनिमम एनर्जी, दिस redistribution of energy is known as interference of waves। यानी सुपर इंपोजिशन प्रिंसिपल में ही हमारे पास रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, राइट। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, सर ये इंटरफेरेंस जो है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जो है, ये सुपरपोजिशन जो है, क्या हर कोई वेव, किसी भी सोर्स से आने वाली वेव, सोर्स S1 से वेव आई, S2 से वेव आई, S3 से वेव आई, सर क्या हमेशा ये कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे? क्या हमेशा ये इंटरफेरेंस करेंगे? क्या हमेशा हर कोई वेव, हर तरह के सोर्स से आने वाली वेव का इंटरफेरेंस होगा? क्या हर तरह से, हर किसी सोर्स से आने वाली वेव्स का सुपरपोजिशन होगा? नो। लेट्स हैव ए कंडीशन फॉर दैट। कौन सी वेव्स सुपर इंपोज बनाएंगी, कहां पर इंटेंसिटी क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आएगा, ट्रफ के नीचे ट्रफ आएगा, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बनेंगी। उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे।
तो हर तरह के सोर्स से आने वाली वेव्स हमेशा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव या हम बोलेंगे सुपर इंपोज नहीं करेंगी। कौन सी ऐसी वेव्स हैं डियर स्टूडेंट्स, कौन सी ऐसी वेव्स हैं, कौन से ऐसे सोर्स हैं जिन सोर्स से आने वाली वेव्स आपस में इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाएंगी, सुपर इंपोज करेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट सोर्सेस। लेट्स हैव अ लुक ऑन व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट सोर्सेस। चलिए बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेस की। कोहेरेंट सोर्सेस, दो सोर्सेस को हम कब बोलेंगे बच्चों कि ये दो सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं? कब दो सोर्सेस को हम बोलेंगे कि ये दो सोर्सेस? तो पहले बच्चों सुपरपोजिशन करने के लिए दो सोर्सेस जो हमारे पास होंगे वो वेव आनी चाहिए दो कोहेरेंट सोर्सेस से, यानी द टू वेव्स शुड बी कम फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस। यानी खाली वो वेव्स आपस में सुपर इंपोज करेंगी बच्चों जो वेव्स आई होंगी दो कोहेरेंट सोर्सेस से। सर अब बताइए कि ये दो कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट सोर्सेस। इमिट लाइट ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस emit light of same frequency and same wavelength and having a constant phase difference Let's have a look on that. It is very important. इससे हमें बार बार इस चीज से हमें मुलाकात हो जाएगी आगे की कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। अगर आपको दो सोर्सेस को बोलना है कि ये सर कोहेरेंट कब होंगे, तो उन दो सोर्सेस से निकलने वाली वेव्स लाइट होनी चाहिए, लाइट की वेव्स का सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड शुड बी सेम इन बोथ द वेव्स। यानी अगर एक वेव 10 साइकिल निकालेगी एक सेकंड में, तो दूसरी वेव भी 10 साइकिल उस सेकंड में निकालनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। दूसरी चीज सेम वेवलेंथ जिसको आप लैम्बडा बोलते हो वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड मेंटेन ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो इसका मतलब है कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब समझिए पहले बच्चों, अगर कोई वेव 0 से स्टार्ट होती है ऐसे करके, ये कोई हमारे पास सोर्स S1 है, मान लो सोर्स S2 से वेव यहां से स्टार्ट हो गई ऐसे, इन दोनों वेव्स के दरमियान कुछ फेज डिफरेंस है। मान लो हमने इसी वेव को थोड़े टाइम के बाद देखा, तो थोड़े टाइम के बाद भी इनका फेज डिफरेंस इतना ही होना चाहिए। मान लो आपने 1 घंटे के बाद देखा, तब भी इनका कांस्टेंट फेज होना चाहिए, वही फेज डिफरेंस। अगर इनका पाई होगा, π/2 होगा, वट एवर बी द फेज डिफरेंस, बट इट शुड मेंटेन द फेज डिफरेंस फॉर ऑल द टाइम। यानी हर किसी टाइम पर जब आपको देखिए ये मेंटेन करने चाहिए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। पहले अगर पाई है 1 घंटे का बाद भी वही पाई होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम के नेक्स्ट 1 घंटे बाद भी वही पाई होना चाहिए। तो व्हाट इज मेंट बाय नाउ कोहेरेंट सोर्सेस।
sources emit light of same frequency, coherent light of same frequency in same wavelength and having a constant phase difference. हमेशा उनके दरमियान एक constant phase difference होना चाहिए. ठीक है, तो टाइम के साथ द फेज डिफरेंस शुड नॉट चेंज. द फेज डिफरेंस should not change या not change with time, not change with time. ये इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए होगी. तो सोर्सेस कोहेरेंट कब होते हैं? कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए. दूसरा, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स होनी चाहिए और सेम वेवलेंथ की वेव्स होनी चाहिए. तो प्यारे बच्चों, उसको हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैन टू सोर्सेस बी कोहेरेंट इफ दे हैव सेम कलर, सेम फ्रीक्वेंसी? तो उसके लिए हम छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, कैन टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट बी कोहेरेंट? ओह माय गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैन टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस बी कोहेरेंट? अब ध्यान से देखिए, दो सोर्सेस, मान लो मोनोक्रोमैटिक, 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 मोनोक्रोमैटिक. क्या है ये मोनोक्रोमैटिक? अरे मोनोक्रोमैटिक मीन्स व्हाट? मोनोक्रोमैटिक मीन्स मोनो मतलब सिंगल एंड क्रोमैटिक मीन्स कलर. दैट मीन्स सिंगल वेवलेंथ. ऐसा भी हम बोल सकते हैं. क्या अगर दो सोर्सेस है हमारे पास, सोर्स S1 और सोर्स S2, सेम कलर एंड सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, क्या इन सोर्सेस को हम कोहेरेंट सोर्सेस बोलेंगे? लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. कभी भी दो सोर्सेस, कभी भी चाहे वो सेम कलर के क्यों ना हो, सेम कलर और सेम फ्रीक्वेंसी हो सकता है. यस. सोडियम लैंप लीजिए, हमारे पास सोडियम लैंप है, सिंगल वेवलेंथ. सोडियम लैंप, सोडियम लैंप, सिंगल वेवलेंथ. सोडियम लैंप सिंगल वेवलेंथ. लेकिन क्या रेंज होना चाहिए इसमें? जो एंगस्ट्रॉन है कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए सिंगल वेवलेंथ, 5896 एंगस्ट्रॉन, 5896 एंगस्ट्रॉन, या होना चाहिए 5893 एंगस्ट्रॉन, 5893 एंगस्ट्रॉन. ये होना चाहिए इनके पास सेम कलर, सेम वेवलेंथ. लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. ये जो वेव्स निकलती हैं, कैसे निकलती हैं? हमारे पास लाइट कैसे निकलती हैं किसी भी सोर्स से? एक्चुअल में क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब ये नीचे से ऊपर वाली स्टेट में चला जाता है और जहां से जब ये वापस गिरता है, द एनर्जी जो हमारे पास निकलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको आप बोलते हो, तो जिस वेवलेंथ के रेंज में पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट में पड़ेगा या विजिबल लाइट में पड़ेगा, तो जिस रेंज में वेवलेंथ निकलेगी वो वाला हमें, उस टाइप की वेव्स हमें मिलती है, राइट. लेकिन अब देखिए, एक छोटे से छोटे एटम की अगर बात करेंगे, एक छोटे से छोटे सोर्स, इंडिपेंडेंट लेजर कैन, ये जो छोटा सा छोटा सोर्स है, लेजर भी हम बोल सकते हैं और जिसको आप लेजर लाइट भी बोलते हैं, छोटा सा छोटा, अगर छोटे से छोटा सोर्स भी होगा, स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, इसमें होते हैं मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब ये बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे, तो ये सबके सब नीचे एट द सेम एनर्जी के साथ नहीं आएंगे. किसी की एनर्जी ज्यादा होगी, किसी की एनर्जी कम होगी, कोई आगे आएगा, कोई पीछे आएगा, ठीक है. तो किसी की कोई पहले आ जाएगा नीचे, कोई बाद में आ जाएगा नीचे, तो ये कभी भी कांस्टेंट फेज को मेंटेन नहीं करेंगे. ये कभी भी कांस्टेंट फेज को मेंटेन नहीं करेंगे. भले ही आपके पास सिंगल कलर वेवलेंथ हो, लेकिन कभी भी दो सोर्सेस से
आने वाली वेव्स का फेस कभी भी सेम नहीं होगा, भले वो सेम कलर के हों, भले ही वो सेम फ्रीक्वेंसी के. सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू emit light, billions of electrons to emit light, in the same phase. Let's have a look. What was our question? Can two independent sources, जो मैंने आपको सवाल बोला था, can two independent sources of light be coherent? को कभी भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कोहेरेंट नहीं होंगे. टू इंडिपेंडेंट लेजर्स, लाइट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट बिकॉज इवन द स्मॉलेस्ट सोर्स भी होगा ऑफ लाइट कंटेन्स बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and it is not possible for billions of electrons to emit light in the same phase. It is never ever possible for billions of electrons to emit light in the same phase. और ये जो अब दो sources, अब in Young's double slit experiment we have a requirement of a coherent sources. Now how can we make coherent sources? ऐसे सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फेज सेम होंगे, यानी उन दो सोर्सेज से फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फेज सेम होना चाहिए. ऐसे सोर्सेज को हम कैसे बनाएंगे? हम डिवाइड करेंगे, एक्चुअली जो हम वेव फ्रंट होते हैं उनको डिवाइड करेंगे, बट दैट इज द सेकेंडरी पार्ट. उसको हम आगे देखेंगे कैसे बनाएंगे, वो तो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे. नाउ द नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंडीशंस फॉर वेव्स टू बी इन फेज. क्या कंडीशन होगी कि हमारी वेव्स इन फेज होनी चाहिए? उसके लिए हम क्या कंडीशन सेट करेंगे ताकि हमारी जो दो वेव्स हैं वो इन फेज होनी चाहिए? कंडीशंस फॉर वेव्स Conditions for waves to be in phase. यानी क्या कंडीशन होगी अगर हम बोलेंगे दो वेव्स कांस्टेंट फेज उनका कैसे होगा? उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए? यानी कंडीशंस फॉर वेव्स टू बी इन फेज, दो वेव्स की क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि हम बोलेंगे उनका कांस्टेंट फेज होगा. ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इसको मैं ग्राफिकली आपको समझाता हूं. ये मेरे पास किसी सोर्स S1 से ये वेव निकलती है ऐसे, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके हमारे पास एक सोर्स है और इस सोर्स से वेव ऐसे निकलती है. ये कोई सोर्स S1 है. अब दूसरे सोर्स से वेव कैसे निकलनी चाहिए ताकि ये दोनों मेंटेन करेंगे कांस्टेंट फेज? यानी कांस्टेंट फेज कंडीशंस फॉर वेव्स टू बी इन फेज, यानी दोनों का फेज कैसा होना चाहिए? फिर से कंडीशंस फॉर वेव्स टू बी इन फेज, दो वेव्स इन फेज अगर होनी चाहिए, अगर दो वेव्स का सेम फेज होना चाहिए तो उनके लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? तो उनके लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? दो वेव्स के लिए कौन सी ऐसी कंडीशन होगी ताकि उन दोनों का सेम फेज होगा? ठीक है, चलिए अब सोर्स S2 से देखिए, ध्यान से देखिए, सोर्स S2 सोर्स से वेव कैसे निकलेगी ताकि उनका
कांस्टेंट सेम फेज होगा दोनों का। देखिए अगर वेव जीरो, इसका यहां पर फेज कितना है 0, इसका यहां पर फेज कितना है π/2, इसका यहां पर कितना फेज है पाई, यहां पर पाई, यहां पर 3/2 पाई या 3π/2 और यहां पर 2 पाई। ये सब आप जानते हैं ना फेज, ठीक है। फिर आगे से फिर से स्टार्ट हो जाएगी π/2 ऐसे करके आगे चलेगी 2 पाई, फिर यहां पर हमारे पास इसको कंप्लीट होने के बाद 4 पाई ऐसे करके, यहां पर पाई, ये पाई होगा, ये 2 पाई और फिर जब ये फिर से कंप्लीट वेव हो जाएगी तो यहां पर 4 पाई आएगा, ठीक है। अगर दूसरे सोर्स से आने वाली वेव स्टार्ट होती है यहां से 0 से, अगर ये स्टार्ट होती है तो इसका मतलब ये वेव ऐसे करके, अब देखिए अगर ये वेव उसी जहां से ये स्टार्ट होती है, इसका इनिशियल फेज 0 है और अगर 0 से स्टार्ट होगी तो ये मेंटेन करेंगे कांस्टेंट फेज फॉर वेव्स टू बी इन फेज। यहां पर हम बोल सकते हैं ऐसे करके, ये ऐसे करके चलेगी। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब है फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए। अगर आप दूसरे लफ्जों में इसको आराम से देखेंगे, ध्यान से देखिए, अगर ये वेव यहां 0 से स्टार्ट होती है, इसका भी 0 है, अब देखिए इन फेज का मतलब ये 0 से, तो इसका भी क्रेस्ट, इसका भी क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, यहां इसका भी ट्रफ, इसका भी ट्रफ, नीचे करके इसका भी ट्रफ, और ये यहां पर ऐसे करके ये वेव अगर चली जाएगी तो इसका मतलब है इनका फेज डिफरेंस यहां पर 0 है। अगर दोनों का फेज डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब ये वेव इन फेज है, इसका क्रेस्ट, इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ, इसका ट्रफ, इसका क्रेस्ट, इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ, इसका ट्रफ, इस तरह से इसको बोलते हैं इन फेज। लेकिन यहां कंडीशन दूसरी भी है, ध्यान से देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है। मान लो अगर ये वाली वेव जो है, ये वाली वेव जो है, अगर ये यहां से स्टार्ट ना होके, अगर ये यहां से स्टार्ट ना होके, ये वाली वेव अगर यहां से स्टार्ट ना होके यहां से स्टार्ट होती है, अगर यहां से स्टार्ट होती है तब ये वेव हमारे पास ऐसी बनेगी। अगर ये वेव यहां से, कहां से, इसका मतलब 2 पाई से स्टार्ट होगी, 2 पाई से स्टार्ट होगी, तो ये वेव ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। अब ध्यान से देखिए, चाहे ये 0 से स्टार्ट हो तब भी इसका क्रेस्ट, इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ, इसका ट्रफ। अगर यही वेव 2 पाई से स्टार्ट होगी तो 2 पाई से स्टार्ट होगी तब भी ऊपर क्रेस्ट, यहां क्रेस्ट, यहां ट्रफ और यहां ट्रफ। इसका मतलब चाहे वेव 0 से स्टार्ट हो या वेव 2 पाई से स्टार्ट हो तब भी वो कांस्टेंट फेज को मेंटेन करेंगी। चाहे 0 से स्टार्ट हो, चाहे वो 2 पाई से स्टार्ट हो, तब भी वो कांस्टेंट फेज को मेंटेन करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर अब ये फिर यहां से स्टार्ट होगी, यहां 2 पाई, यहां पर पहुंचने के बाद 4 पाई, और अगर वो 4 पाई से स्टार्ट होगी तब भी तो इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट, तब भी तो ये कांस्टेंट फेज को मेंटेन करेंगी। यानी ये दोनों इन टू बी इन फेज, ये दोनों इन फेज हो जाएंगी। अब शर्त हमने याद रखी, अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस को हम लिखते हैं फाई, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, या तो फाई होना चाहिए 0, अगर फाई 0 होगा तो दोनों क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, या फेज डिफरेंस होना चाहिए 2 पाई, यानी अगर दूसरे सोर्स से वेव 2 पाई से स्टार्ट होती है, 2 पाई से स्टार्ट होती है तब भी क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, 2 पाई से भी तब भी इन फेज होगा, और अगर 4 पाई से भी होगा तब भी इन फेज होगा। तो इसका मतलब है अगर 4 पाई से होगा, अगर 6 पाई से होगा, अगर 8 पाई से होगा, तो इवन मल्टीपल होने चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तब हम बोलेंगे वेव्स आर टू बी इन फेज। अब ध्यान से देखिए, अगर वेव्स इन फेज होंगी तो उसका मतलब इसका क्रेस्ट, इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ और इसका ट्रफ, तब जब वेव्स इन फेज होंगी तब हम बोलेंगे यहां पर होगा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या
constructive superposition. So what is the condition for constructive superposition? When the phase difference between the two waves is 0, 2 pi, 4 pi, तभी तो इस क्रस्ट और क्रस्ट, ट्रफ और ट्रफ, क्रस्ट और क्रस्ट, ट्रफ और ट्रफ आपस में कोइंसाइड हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे एक ही पॉइंट पर, अगर उन्होंने इस चीज को मेंटेन किया। अब एक बात, ये तो फेज डिफरेंस हो गया, दूसरा चीज होता है पाथ लेंथ या पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, अब देखिए, अगर पाथ डिफरेंस 0 होगा, अब पहले यहां से लेकर यहां तक लैम्बडा होता है, ये चीज तो आप जानते हो, ये लैम्बडा है वेवलेंथ। अगर 0 लैम्बडा होगा, यानी 0 और 0, पाथ डिफरेंस 0 होगा, तब भी ये इन फेज होंगी। अगर पाथ डिफरेंस 0, 0 और 0 पाथ डिफरेंस। अब देखिए, अगर 0 से लेकर 2 पाई जब आएगा, तब हमारी लेंथ कितनी होगी, फेज लेंथ कितनी, वो तो लैम्बडा होगा। इसका मतलब अगर वेव 0 से स्टार्ट होगी या वेव लैम्बडा से स्टार्ट होगी, लैम्बडा के बाद ये लैम्बडा से स्टार्ट होगी, लैम्बडा से यहां तक इनका क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ ट्रफ लैम्बडा। अगर यहां 4 पाई से, तो इसका मतलब हो गया 2 लैम्बडा, यानी पाथ डिफरेंस होना चाहिए 0 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, 5 लैम्बडा। ठीक है, 0 लैम्बडा, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, ऐसे करके अगर लैम्बडा होगा तो ये 0 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, डैश डैश करके ये हमारे पास कंडीशन होगी। तो फेज डिफरेंस के लिए, सॉरी, अगर हमारे पास दो वेव्स को इन फेज करना है, तो इन फेज के लिए कंडीशन है फेज डिफरेंस 5, 0, 2 पाई, 4 पाई। और यही चीज अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के नीचे ट्रफ, तो 0 लैम्बडा, 2 लैम्बडा। तो अगर मैं घर से एक चीज आपको बोलूं, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, एंड डेफिनेटली व्हाट विल बी द आंसर फ्रॉम योर साइड, यू विल सिंपली सर द फेज डिफरेंस एट दैट टाइम शुड बी 0, 2 पाई, 4 पाई, तब हमारी क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आएगा और ट्रफ के नीचे ट्रफ आएगा। और अगर पाथ डिफरेंस में पूछा जाए या पाथ लेंथ में पूछा जाए, तो 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, ऐसे करके। अब इसी दूसरी चीज को ध्यान से देखिए, ये तो कंडीशंस फॉर वेव्स टू बी इन फेज हो गया। अगर हमारे पास होगा कंडीशंस फॉर वेव्स टू बी आउट ऑफ फेज, वेव्स टू बी आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ फेज का मतलब हो गया क्रस्ट के नीचे क्रस्ट अब नहीं आएगा, क्रस्ट के नीचे ट्रफ आएगा और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आएगा, तो वेव्स टू बी आउट ऑफ फेज। अब ध्यान से देखिए, मैं फिर से दो वेव्स को बनाता हूं। ये सपोज एक सोर्स S1 है, इस सोर्स S1 से एक वेव निकलती है, वो वाली वेव मान लो ऐसे करके, ये हमारे पास ऐसे एक वेव है। अब देखिए ध्यान से, ये क्रस्ट। अब दूसरे सोर्स से वेव कहां पर निकलनी चाहिए, कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए दोनों का? यहां तो फेज डिफरेंस या तो 0, 2 पाई, 4 पाई, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और क्रस्ट के नीचे ट्रफ आया। तो अगर ये, इनको आप ध्यान से देखिए, तो ये दो वेव्स, एक सोर्स S1, अगर S2 से किसी वेव को निकलना है, तो बताइए मुझे वो वेव कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? ये तो 0 हो गया, ये तो π/2 हो गया, ये तो पाई हो गया, ये तो 3/2 पाई हो गया, ये तो 2 पाई हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये 2 पाई, ये यहां पर 4 पाई, फिर 6 पाई, ऐसे करके। ठीक है, अब ये वेव कहां से स्टार्ट होनी चाहिए वो मैं आपको समझाता हूं। अब आउट ऑफ फेज का मतलब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट नहीं, ऊपर वाले का अगर क्रस्ट आएगा तो नीचे वाले का ट्रफ आना चाहिए, और अगर नीचे वाले का ट्रफ, अगर ऊपर वाले का ट्रफ है तो नीचे वाले का क्रस्ट आना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे आउट ऑफ फेज। अब ध्यान से देखिए, अगर ये वेव 0 से स्टार्ट होगी, तब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ही आएगा, ऊपर वाले का भी क्रस्ट, नीचे वाले का भी। अब देखिए, अगर यही वेव यहां पाई, दूसरी वाली वेव पाई से स्टार्ट होती है, अगर दूसरी वाली वेव पाई से स्टार्ट होती है, तो प्यारे स्टूडेंट्स ऐसे करके ये वेव चली जाएगी। अब ध्यान से देखिए, ऊपर क्या है? ट्रफ, नीचे क्या आया?
क्रेस्ट। ऊपर क्या है? क्रेस्ट, नीचे क्या है? ट्रफ। ऊपर वाली वेव का क्या है? ट्रफ, नीचे वाली का क्या है? क्रेस्ट। और यही तो मुझे चाहिए, ऊपर वाले का क्रेस्ट, नीचे वाले का ट्रफ, ऊपर वाले का ट्रफ, नीचे वाले का क्रेस्ट। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी? अब देखिए, अब मेरे ख्याल से इस वेव को कहां से स्टार्ट होना है? पाई से। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, इसी सोर्स की बात कर रहा हूं, S2 सोर्स की बात कर रहा हूं। चलिए, अब ये पाई से स्टार्ट नहीं हो गया। अगर ये पाई से स्टार्ट ना होके यहां से स्टार्ट होगी 2 पाई से, नो सर, अगर ये 2 पाई से स्टार्ट होगी, 2 पाई से स्टार्ट हो जाएगी ऐसे, तो क्रेस्ट और क्रेस्ट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर यहां से नहीं, अगर यहां से नीचे वाली वेव स्टार्ट होगी, ये नीचे वाली वेव है, ऊपर क्या है? क्रेस्ट, तो यहां है 2 पाई, यहां है, अगर ये यहां से स्टार्ट हो जाएगी, यहां से, सॉरी, ये 2 पाई है, यहां से देखिए, अगर नीचे वाली वेव यहां से स्टार्ट हो जाएगी, अगर यहां से स्टार्ट हो जाएगी, ऊपर का ट्रफ, नीचे का क्रेस्ट, और अगर ये यहां से स्टार्ट होगी, तो अगर ये यहां से स्टार्ट होगी 2 पाई से स्टार्ट हो जाएगी, तो क्रेस्ट और क्रेस्ट नहीं। अगर ये यहां से स्टार्ट हो जाएगी, यहां ऊपर वाली वेव का क्या है? ट्रफ, तो अगर ये यहां से स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब यहां से नीचे वाली वेव, इसी की कंडीशन ये बता रहा हूं मैं, इसी की कंडीशन बता रहा हूं। एक तो ये चीज की जब फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये देखिए, ये क्या है? क्रेस्ट, ऊपर वाले का क्या है? ट्रफ, यही तो हमें कंडीशन चाहिए। तो इसका मतलब ये कहां से स्टार्ट हो जाएगी? ये तो हो गया पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो यहां क्या है? 3 पाई। इसका मतलब फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस होना चाहिए कंडीशन के लिए, द वेव्स आर टू बी इन आउट ऑफ फेज, आइदर दैट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम पाई, या तो पाई से, या तो 3 पाई से, या तो 5 पाई से, या तो 7 पाई से, यानी ये ऑड है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, यानी याद करनी है कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई सेड, अच्छा, जब ये वाला जो सुपरपोजिशन होगा, जब ऊपर वाले क्रेस्ट, नीचे वाला ट्रफ, नीचे वाला ट्रफ, ऊपर वाला क्रेस्ट आपस में ओवरलैप हो जाएंगे, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की फेज डिफरेंस में कंडीशन क्या होगी? सर, अगर पाई होगा, अगर 3 पाई होगा, अगर 5 पाई होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसका मतलब हमारे पास आएगा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, द वेव्स आर टू बी आउट ऑफ फेज। और इन टर्म्स ऑफ ये तो हो गया पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, एंड इन टर्म्स ऑफ अगर फेज लेंथ, तो कितना होना चाहिए? फेज लेंथ में कितना होना चाहिए? फेज लेंथ, अब देखिए, फेज लेंथ में कहां से स्टार्ट हो गया? ये यहां से लेकर यहां, तो ये लैम्डा है, तो ये यहां से स्टार्ट हुई, तो इसका मतलब ये लैम्डा बाई 2 है, तो ये मतलब लैम्डा बाई 2, या तो जिसको पाथ डिफरेंस आप बोलते हो, जिसको फेज लेंथ आप बोलते हैं, पाथ डिफरेंस का दूसरा नाम है फेज लेंथ। तो अगर ये फेज लेंथ हो गया, तो लैम्डा बाई 2 से स्टार्ट होना चाहिए, और ये यहां पर बताइए, यहां पर 3 बाई 2 लैम्डा से स्टार्ट होना चाहिए, लैम्डा बाई 2, इट शुड बी 3 बाई 2 लैम्डा, 3 बाई 2 लैम्डा, इट शुड बी 5 बाई 2 लैम्डा। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसका मतलब हो गया डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड द वेव्स आर टू बी आउट ऑफ फेज। अब इस पूरे को कंक्लूड करते हैं, कैसे याद क्या करना है? अगर हमें चाहिए, अगर हमें कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन चाहिए, तो उनमें फेज जो डिफरेंस होना चाहिए, दोनों वेव्स का आपस में फेज का डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो या तो 0 होना चाहिए, या दोनों वेव 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, या दोनों वेव 2 पाई से स्टार्ट होनी चाहिए, या दोनों वेव 4 पाई से स्टार्ट होनी चाहिए। तो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई होनी चाहिए, तब हमारी वेव्स आर टू बी इन फेज, एंड वेव्स आर टू बी इन फेज, देन वी गेट कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा में कितना होना चाहिए? 0 लैम्डा 2 लैम्डा। अगर मैं आगे जाके यानिस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसा बोलूं कि अब बताइए मुझे कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो ये वाला चीज याद आना चाहिए।
और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो ये वाली चीज याद होनी चाहिए। और इसी तरह से अगर हमारे पास कंडीशंस फॉर वेव्स टू बी आउट ऑफ फेज, यानी क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आना चाहिए, अगर ऊपर ट्रफ होगा तो नीचे वाली वेव का क्रेस्ट आना चाहिए, तो इस तरह से इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में वेव दो, अगर सोर्स S1 से वेव कहां स्टार्ट हो, S2 से कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, फेज डिफरेंस होना चाहिए पाई 3/5। इसका मतलब अगर ऊपर वाली वेव 0 से स्टार्ट हुई है तो नीचे वाली वेव स्टार्ट होनी चाहिए पाई से, 3 से, 5 से। और फेज लेंथ जो होनी चाहिए वो λ/2, 3/2, 5/2 लैम्डा। ये डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए हमें याद रखना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलने वाला हूं जो आपको याद रखनी है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। तो फेज डिफरेंस जो होगा, अब देखिए फेज डिफरेंस जो होता है, फेज डिफरेंस, वो फेज डिफरेंस याद करना है आपको। फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है 2π/λ इंटू, फेज डिफरेंस जो होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, वो होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, इंटू पाथ डिफरेंस। ध्यान से देखिए, यहां फेज डिफरेंस कितना था, फाई इज इक्वल टू 0 2π, और पाथ डिफरेंस कितना था, Δx। जो अभी मैंने बोला पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस होना चाहिए अगर 0 या होना चाहिए लैम्डा, या होना चाहिए 2λ 3λ, ऐसे करके। अब ध्यान से देखिए, अगर फेज डिफरेंस 2π/λ मल्टीप्लाइड बाई फेज पाथ डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस 0 है, यहां पर पाथ डिफरेंस रखी 0, तो ये सारा 0 बनेगा, इसका मतलब फाई 0 होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर पाथ डिफरेंस को हम लैम्डा रखेंगे, पाथ डिफरेंस को हम लैम्डा रखेंगे, पाथ डिफरेंस को लैम्डा रखेंगे, तो लैम्डा एंड लैम्डा विल बी कैंसल आउट, तो फेज डिफरेंस 2π। तो उस टाइम जब लैम्डा होगा तब फेज डिफरेंस 2π होगा। इसी तरह से आप ध्यान से देखिए, अगर यहां लैम्डा की जगह हम 2λ रखेंगे, तो 2λ क्या है, 2λ है पाथ डिफरेंस। अगर 2λ पाथ डिफरेंस है, 2λ रखो, 2λ, एक लैम्डा से एक लैम्डा गया तो वहां बन गया 2 2 4π, इसका मतलब फेज डिफरेंस 4π हो गया। इसका मतलब प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको फेज डिफरेंस 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस होगा, अगर कोई पाथ डिफरेंस पता आज, if you remember the path difference, then you will find out the phase difference. Same is the case here. Let's have a look. अगर हमारे पास वो वाली फार्मूला, इस फार्मूला को यहां पर, अगर हमारे पास फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस को हम λ/2 रखेंगे, अगर पाथ डिफरेंस को λ/2 रखेंगे, इसका मतलब लैम्डा कैंसल, 2 2 कैंसल, तो पाई, इसका मतलब फाई इज इक्वल टू फाई। यानी अगर यहां पर हम λ/2 रखेंगे उस टाइम फेज डिफरेंस पाई होगा। सेम तो है, यही तो आपको याद रखना है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात?